Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 21st of December 2022, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है लो वैल्यू लोन्स फ्यूलिंग एनपीएज इन एजुकेशन सेक्टर। तो बेसिकली इसमें यह बताया गया है कि जो 7.5 लाख तक के लोन दिए गए थे सेकेंडरी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को, तो उसमें डिफ़ॉल्ट रेट ज़्यादा है। एंड जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को लोन दिए गए थे उसमें डिफ़ॉल्ट रेट कम है। तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? तो बैंक्स ने बेसिकली कैटेगराइज कर रखा है आईआईटीज़, आईआईएम्स, एनआईटीज़, एम्स को कि ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं एंड इनके स्टूडेंट्स को जो लोन्स दिए गए थे उसमें डिफ़ॉल्ट रेट कम है। Low value education loans up to rupees 7.5 lakh constitute a bulk of the defaults in the education loan portfolio of banks. Data on NPAs in education loans of public sector banks obtained through the Right to Information Act show that the default rate is much lower for loans जो कि डिस्पर्स किए गए हैं उन स्टूडेंट्स को जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के हैं एज कम्पेयर्ड टू दोज इन सेकेंडरी इंस्टीट्यूट्स। तो बैंक्स ने यहाँ पर कैटेगराइज कर रखा है आईआईटीज़, आईआईएम्स, एनआईटीज़ एंड एम्स को एज प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स। According to the data, 4.7% of the total education loans disbursed by the SBI, Canara, Union Bank of India and Indian Overseas Bank, तो ये NPAs में टर्न हो गए। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन लोन्स जो कि स्टूडेंट्स को दिए गए इन प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, तो इसमें से सिर्फ 0.45% ही NPAs में टर्न हुए। फर्स्ट पेज पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जैसे नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है सेंटर साउंड्स कोविड अलर्ट। अब चाइना में केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं तो रिस्क तो है ही। स्टॉर्म इन हाउस ओवर खड़गेज डॉग रिमार्क, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। ड्रग अब्यूज इशू echoes in Lok Sabha, members urge government to take remedial steps। तो ड्रग मैनेज की प्रॉब्लम को यहाँ पर बताया गया है। तो इंडिया बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। क्यों वल्नरेबल है? क्योंकि इंडिया सैंडविच्ड है टू लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स के बीच में। तो ये जो दो लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स है, एक है गोल्डन क्रेसेंट एंड एक है गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन क्रेसेंट में आप कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। एंड गोल्डन ट्रायंगल में आता है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम एंड लाओस। India is sandwiched between the two largest opium producing regions of the world, the Golden Triangle and the Golden Crescent. While the Golden Crescent area includes Pakistan, Afghanistan, and Iran, the Golden Triangle comprises Thailand, Myanmar, Vietnam, and Laos. अब हम चलते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर मेक्स स्ट्रॉन्ग पिच फॉर यूज प्रमोशन ऑफ मिलेट्स। तो यूएन ने 2023 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ मिलेट्स इंडिया की रिक्वेस्ट पर। Modi pointed out that the UN has declared 2023 as the International Year of Millet on India's request, and India largest producer है millet का in the world with an annual production of around 10 million tons. कर्नाटका सेंड्स आउट बेलगावी सिग्नल प्लान्स टू पास रेजोल्यूशन। तो बेलगावी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के बीच का, एंड इसके लिए एक कमीशन बनाई गई थी जिसका नाम था महाजन कमीशन। Karnataka's decision to pass a unanimous resolution in both houses of the state legislature reiterating its state on the Belgavi border issue। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि बेलगावी ये जो एरिया है ये कौन से स्टेट्स के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो ये कर्नाटक एंड महाराष्ट्र के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट है एंड इसके लिए कमीशन बनाई गई थी। उस कमीशन का नाम है महाजन कमीशन। अब हम चलते हैं आगे। प्रोजेक्ट 75 फिफ्थ कालवारी क्लास अटैक सबमरीन डिलीवर टू इंडियन नेवी। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 75 की बात की गई है। प्रोजेक्ट 75 इंक्लूड्स इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स बेस्ड ऑन स्कॉर्पियन क्लास, एंड इन सबमरीन्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एट माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। लॉन्च्ड ऑन November 12 in 2020, वगीर कमेंस्ड सी ट्रायल्स फ्रॉम February 1, 2022 एंड जल्द ही इसको कमीशन कर दिया जाएगा। Other submarine of the Kalwari class are INS Kalwari, INS Khanderi, INS Karanj, INS Vela, INS Wakshir एंड जो हमने अभी डिस्कस की वगीर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 6 सबमरीन्स हैं। Kalwari has been named after a tiger shark, वगीर एंड वक्शीर आफ्टर अ डेडली डीप सी प्रेडेटर सैंडफिश जो कि इंडियन ओशियन में मिलती है, एंड वेला आफ्टर अ स्टिंगरे स्पीशीज। खांडेरी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड फोर्ट जिसको कि बिल्ड किया गया था बाई छत्रपति शिवाजी विच प्लेड अ की रोल इन हिज नेवी, एंड करांच आफ्टर एन आइलैंड जो कि लोकेटेड है साउथ ऑफ मुंबई। तो बेसिकली इनके नाम किससे बेस्ड हैं और ये आपको पता होना चाहिए। कालवारी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ टाइगर शार्क, वगीर एंड वक्शीर आफ्टर अ डेडली डीप सी प्रेडेटर सैंडफिश जो कि इंडियन ओशियन में
पाई जाती है खांडेरी। तो खांडेरी हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड फोर्ट जिसको कि बिल्ड किया गया था बाई छत्रपति शिवाजी महाराज। अब हम चलते हैं आगे। एज ऑफ एडोलेसेंस रिस्की फुल मेच्योरिटी नॉट एट 18 बट एट 25। तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है ये यहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल है उसको 9:30 पर क्लोज कर देती थी। उसके बाद यहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकती थी। तो ये केस गया हाई कोर्ट में एंड यहाँ पर जो केरला यूनिवर्सिटी है इसका बेसिकली ये कहना है कि हो सकता है कि 18 पर जो माइनर एज होती है वो ख़त्म हो जाती है एंड जो बच्चा होता है वो एडोलेसेंट हो जाता है, लेकिन ये एज बहुत ज़्यादा रिस्की होती है एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है एब्सोल्यूट फ्रीडम दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि 18 साल में अगर वो पर्सन इतना मेच्योर है कि वो वोट दे सकता है तो क्या उसके पास इतनी मेच्योरिटी नहीं है? दिस इज़ द लार्जर क्वेश्चन, और जिसके ऊपर हाई कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तो हम देखेंगे। द एज ऑफ मेच्योरिटी डज नॉट नेसेसरली ब्रिंग इन ब्रेन मेच्योरेशन, द ब्रेन रिमेन्स इन एन एक्टिव स्टेट ऑफ मेच्योरेशन ड्यूरिंग adolescence. Such evidence support the hypothesis that the adolescent brain is structurally and functionally vulnerable to environmental stresses, risky behavior, drug addiction, impaired driving, and unprotected sex. The age of adolescence is too risky to be handled, and seeking absolute freedom, which the petitioners may not even get at their homes, is not justifiable. तो बेसिकली सोसाइटी में लार्जर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें कंट्रोल करते हैं। वो स्ट्रक्चर्स हमसे ही एमेनेट हुए हैं लेकिन हमको ही कंट्रोल करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हनुक्का की बात की गई है। हनुक्का क्या है बेसिकली, तो मैंने नोट्स इंक्लूड कर दिए हैं। हनुक्का हिब्रू में इसका मीनिंग होता है डेडिकेशन, ऑल्सो स्पेल्ड हनुक्का, चनुक्का, ऑल्सो कॉल्ड फीस्ट ऑफ डेडिकेशन, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। जूइश फेस्टिवल है, ठीक है, और ये 8 दिनों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। हनुक्का रीअफर्म्स द आइडियल्स ऑफ जुडाइज्म एंड कमेमोरेट्स इन पर्टिकुलर द रीडेडिकेशन ऑफ द सेकंड टेम्पल ऑफ जेरूसलेम बाय द लाइटनिंग ऑफ कैंडल्स ऑन ईच डे ऑफ द फेस्टिवल। तो हनुक्का किसका फेस्टिवल है, बस इतना आपको आइडिया होना चाहिए। वायरस एंड फियर सर्च इन चाइना, व्हाट्स हैपनिंग एंड वाई। तो चाइना में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपको याद हो तो इसका रीज़न हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेम रीज़न इस आर्टिकल में बताया गया है कि चाइना जो है ये ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी को लेकर चल रहा था कि किसी भी इंसान को जैसे ही कोविड होता है अगर वो एसिम्प्टोमेटिक भी है तब भी उसको क्वारंटीन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा। एंड जो चाइना की वैक्सीन्स हैं ये इफेक्टिव हैं या नहीं, इसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या चाइना की वैक्सीन्स इफेक्टिव हैं, जो सीनोवैक एंड सीनोफार्म है, क्या ये इफेक्टिव है? एंड चाइना की ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी की वजह से ज़्यादातर लोगों को कभी कोविड हो ही नहीं पाया और जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई। China had been following a zero COVID policy for the last 3 years, which involved extremely restrictive measures to deal with any surge in cases. Every known case, वो भले ही asymptomatic क्यों ना हो, उसको यहाँ पर हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता था। स्मॉल आउटब्रेक्स अगर होते थे तब भी हार्ड लॉकडाउन लगाया जाता था एंड सस्पेक्टेड केसेस एंड ऑल देयर कॉन्टैक्ट्स सबको आइसोलेट कर दिया जाता था। Foreign travelers had to mandatorily go through 10 days of isolation. The measures were painful but effective in keeping a check on the spread of the virus for 3 years. लेकिन इसका मतलब ये भी है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कभी कोविड से इन्फेक्ट हो ही नहीं पाई एंड हैड नो नेचुरल इम्यूनिटी, देयर बाय रेंडरिंग इट एक्सट्रीमली ससेप्टेबल। एंड अगर वायरस एक बार डिफेंस को ब्रेक कर देता है, जो कि कभी कभार हो भी जाता है, और उसके बाद ये रैपिडली फैलने लगता है पॉपुलेशन में, जो कि चाइना में हो रहा है। That is what happened in March April this year when China saw an explosion of cases for the first time. And दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है Chinese vaccine Sinovac and Sinopharm are also reported to be not very effective. नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन्ड आर्टिकल है, ये इसमें आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। द बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट, अ मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। तो पहले बता देते हैं कि इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर CBD के बारे में डिस्कस किया जाएगा एंड कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नागोया प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया जाएगा एंड आईटी टारगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आईटी टारगेट्स 2020 तक ही थे तो अब रेलेवेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम देख लेंगे। एंड इस बार जो यहाँ पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया गया है, हम उसके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड दैट्स इट। एंड ये जो हुई है ये COP15 हुई है, ये 2 फेजेस में हुई। एक फेज कनमिंग चाइना में हुआ एंड दूसरा फेज जो है रिसेंटली मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, 19 दिसंबर को पूरा हो चुका है। तो 2 फेज में हुई, कनमिंग चाइना एंड दूसरा हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में। अ मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हैज जस्ट कंक्लूडेड इन मॉन्ट्रियल कनाडा, promising to take urgent action to protect and restore the world's biodiversity, all the different forms of life, plants as well as animals.
दिस कॉन्फ्रेंस वॉज द बायोडाइवर्सिटी इक्विवेलेंट ऑफ द मोर हाई प्रोफाइल क्लाइमेट मीटिंग्स जो कि हर साल होती हैं. सिग्नेटरीज टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अ 1993 एग्रीमेंट हर 2 साल में मिलते हैं. नॉट एनुअली लाइक द क्लाइमेट मीटिंग्स. तो क्लाइमेट मीटिंग्स हर साल होती हैं, ये हर 2 साल में एक बार होती है. The Montreal meeting was the 15th edition of this conference, hence the name COP15 or 15th conference of the parties to the CBD. The Montreal conference has डिलीवर्ड अ न्यू एग्रीमेंट जो कि है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और इसका बेसिकली जो 30x30 का टारगेट है उसको हम डिस्कस करेंगे. द GBF इज कंपेयर टू द 2015 पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि अभी तक क्लाइमेट एक्शन को गाइड कर रहा है. Biodiversity Convention, the comparisons of the biodiversity meetings with the climate conferences is not incidental. Basically ये दोनों closely related हैं. अगर climate change होता है तो उससे biodiversity loss होता है. And जो 1992 की रियो अर्थ समिट हुई थी उससे बेसिकली UNFCCC भी निकला था, CBD भी उसका आउटकम था एंड CCD भी उसका ही आउटकम था. तो रियो अर्थ समिट से यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पहला आउटकम, दूसरा आउटकम था CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड तीसरा आउटकम था कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. The three environmental conventions seek to address the issues that overlap among them. Climate change की वजह से biodiversity loss होता है एंड अगर land and ocean use में changes होते हैं तो इसका impact climate change पर होता है. तो basically सब यहाँ पर interrelated है. The CBD is not just about conservation and restoration of ecosystems, बल्कि CBD इसकी भी बात करता है कि natural resources का sustainable use कैसे होगा एंड जो इन रिसोर्सेज का यूज़ करके बेनिफिट अराइज आउट हो रहा है इसकी इक्विटेबल एंड फेयर शेयरिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कोई मेडिसिनल प्लांट है जो कि तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है एंड कोई यूरोपियन फार्मास्यूटिकल कंपनी आती है जो कि उस प्लांट का यूज़ करके कोई मेडिसिन बनाती है. तो उस फार्मास्यूटिकल कंपनी की जिम्मेदारी है कि जो भी उसको प्रॉफिट हुआ है मॉनेटरी या अदरवाइज तो इसको इक्विटेबली शेयर किया जाए अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स एंड जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है तमिलनाडु की उसके साथ भी शेयर किया जाए. कार्टेजिना एंड नागोया, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल ये बायो सेफ्टी के ऊपर है. द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑफ 2003 एंड द नागोया प्रोटोकॉल ऑफ 2014 बोथ एग्रीमेंट्स टेक देयर नेम्स फ्रॉम द प्लेसेस जहां पर ये नेगोशिएट किए गए थे. द कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी सीक्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. जैसे आप देख रहे हो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर यहाँ पर रिसर्च चल रही है, तो हो सकता है कि ये नेचुरल इकोसिस्टम्स के साथ इंटरफेयर कर जाए, तो उसके लिए ही है कार्टेजिना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के ऊपर. द नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग डील्स विद द कमर्शियल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज. तो जो फार्मा कंपनीज वाला हमने एग्जाम्पल लिया वही बात है, नागोया प्रोटोकॉल उसकी ही बात करता है कि अगर बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज का कमर्शियल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो इससे जो भी बेनिफिट हो रहा है उसको शेयर किया जाए. इट आस्क द होस्ट countries to provide access to its genetic resources in a legal, fair and non-arbitrary manner, and as mentioned above offers them a fair and equitable share of benefits जो कि इसका utilization करके arise हो रहे हैं. जो यूएस है, यूएस ने CBD को रेटिफाई नहीं किया है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए. एंड रिसेंटली ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को फाइनलाइज किया गया और उसका जो 30x30 का टारगेट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. द मीटिंग इन मॉन्ट्रियल दैट कंक्लूडेड ऑन मंडे वाज द सेकंड पार्ट ऑफ COP15. तो COP15 दो फेजेस में हुई, एक फेज हुआ कनमिंग चाइना में एंड कनमिंग वाज सपोज टू होल्ड द एंटायर COP15, लेकिन कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस हो गए जिसकी वजह से यहाँ पर जो दूसरा फेज हुआ ये हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में, लेकिन ये हुआ चाइनाज की प्रेसिडेंसी में ही है. The headline grabbing part of the 4 goals and 23 targets in the Global Biodiversity Framework is what is commonly referred to as the 30x30 target. तो कमिटमेंट ये है कि एटलीस्ट 30% वर्ल्ड का लैंड, ओशियंस एंड कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करना है बाई 2030. ठीक है, 30% वर्ल्ड के लैंड्स, ओशियन एंड कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करना है बाई 2030. तो अभी बेसिकली जो 17% टेरेस्ट्रियल एरिया है ये प्रोटेक्टेड है एंड 10% मैराइन एरिया प्रोटेक्टेड है. ये डेटा यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन हिंदू में आया था ये डेटा बेसिकली. तो 17% टेरेस्ट्रियल एरिया प्रोटेक्टेड है एंड 10% मैराइन एरिया प्रोटेक्टेड है, तो उसको इंक्रीज करके 30% करना है. Our related commitment is to ensure that restoration activities would be started on at least 30% of degraded land or marine ecosystem by 2030.
Another goal is to ensure कि जो extinction rate है उसमें reduction करना है. Another goal is to ensure a 10-fold reduction in extinction rate of species. Among the other 2030 targets is a commitment कि जो global food wastage है इसको यहाँ पर half कर देना है. जो risk है pesticide का तो उसको यहाँ पर reduce करना है by half and other chemicals by half, and cut at least $500 billion every year from subsidies जो कि बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचाते हैं. इवेल्युएटिंग द डील, तो डील अच्छी है लेकिन क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जा पाएगा. आईची टारगेट्स की यहाँ पर बात की गई है कि इन 2010 एट COP10 इन नागोया जापान कंट्रीज हैड एग्रीड टू ए स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी जिसमें 20 टारगेट्स थे जिनको आईची टारगेट्स भी कहते हैं क्योंकि आईची एक रीजन है जो कि नागोया सिटी में लोकेटेड है. एंड रीसेंट रिपोर्ट से ये पता चला है कि आईची टारगेट जो है ये अभी तक अचीव नहीं किए जा सके जबकि इसका जो टारगेट पीरियड था ये 2011 से 2020 तक का था. The GBF is to the 2020 to 2030 decade. What the IG targets were for the previous one. Challenge ये है कि इसका implementation हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट है डच हिस्ट्री ऑफ स्लेव ट्रेड एंड वाई द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ अपोलोजाइज्ड. तो बेसिकली यहाँ पर जो नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है कि उनका कंट्री इन्वॉल्व था स्लेव ट्रेड में, लेकिन उन्होंने सिर्फ माफ़ी मांगी है. उन्होंने कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने की कोई बात नहीं की, उन्होंने रिपेरेशंस की कोई बात नहीं की है. Dutch Prime Minister on Monday apologized for his country's historical role in slavery and slave trade in a speech that was seen by many as crucial लेकिन sufficient नहीं है क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है पहले तो आपने मुझसे कंसल्टेशन नहीं किया, तो ये आपका दिखाता है कॉलोनियलिस्ट एटीट्यूड एंड आपने यहाँ पर किसी भी रिपेरेशन की बात नहीं की. Like other European maritime nations, the Dutch were quick to involve themselves in the transatlantic slave trade. Between 1596 and 1829, the Dutch transported about 500,000 Africans across the Atlantic. और इनको बेसिकली काम कराया जाता था कॉफ़ी, शुगर एंड टोबैको प्लांटेशंस के ऊपर. एंड जब स्लेवरी को एबॉलिश किया गया 1863 में तो कॉम्पनसेशन स्लेव्स को नहीं प्रोवाइड किया गया, कॉम्पनसेशन उनके ओनर्स को प्रोवाइड किया गया. व्हेन स्लेवरी वाज एबॉलिश्ड इन 1863 इट वाज नॉट द स्लेव्स हु रिसीव्ड कॉम्पनसेशन फ्रॉम द डच स्टेट बट देयर ओनर्स. तो बेसिकली यही इसमें बताया गया है और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. द गवर्नमेंट ऑल्सो सेड दैट इट विल गिव द नीदरलैंड्स रोल इन द हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी अ सब्सटेंशियल प्लेस इन एजुकेशन. तो ऐसा इनका कहना है. अब ये कितना करते हैं. 60 years ऑन द चैलेंज. जॉन एफ कैनेडीज ने बेसिकली एक बात कही थी, विक्ट्री हैज़ 1,000 फादर्स बट डिफीट इज एन ऑर्फन, वॉज प्रूव्ड राइट ऑन द 60th एनिवर्सरी ऑफ द 1962 इंडिया चाइना वॉर. तो बेसिकली डिबैकल हुआ था लेकिन के लिए क्या आप एक ऑफिशियल होमेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, ये यहाँ पर ऑथर ने क्वेश्चन किया है. व्हेन नो ऑफिशियल होमेज वाज पेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एनी पॉलिटिशियन टू द फॉलन ऑफ 1962 एट न्यू दिल्लीज नेशनल वॉर मेमोरियल, इंडियाज कैजुअलिटीज इन द 1962 चाइना इंडिया वॉर. तो ये बहुत ज़्यादा थी. अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फिगर्स there were 4,126 soldiers dead, wounded and missing in action and 3,968 taken prisoner by the Chinese People's Liberation Army. The December 9 clash between Indian troops and PLA soldiers in the vicinity of the Tawang should serve as a harsh reminder of the close call that Arunachal Pradesh, then known as the Northeastern Frontier Agency. तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर 1962 वॉर की बात की है एंड उसके बाद कितना चेंज हुआ है. तो अगर हम देखें तो इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइज हुई है, लेकिन अगर हम चाइना देखें तो चाइना बेसिकली यहाँ पर 10-fold तेज़ी से ग्रो हुआ है. चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, चाइना एक मिलिट्री सुपर पावर है. स्टार्टिंग ऑन अक्टूबर 20, 1962 चाइनीज पीएलए ने मार्च करना शुरू किया अलोंग टू एक्सिस तवांग एंड वेलोंग एंड ओवरकमिंग फियर्स बट स्पोरेडिक इंडियन रेजिस्टेंस ओवररन नेफा इन 3 weeks. और उसके बाद सीजफायर करता है चाइना डिक्लेयर एंड पीएलए ट्रूप्स 20 किलोमीटर से विड्रू कर लेते हैं बिहाइंड द मैकमोहन लाइन. द इंडियन आर्मी हैड फॉट विद द करेज एंड टेनेसिटी टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट बुलेट, लेकिन पॉलिटिकल कॉम्प्लेसेंसी थी, फॉल्टी इंटेलिजेंस था एंड मिलिट्री इनकॉम्पिटेंस थी जिसकी वजह से 1962 का डिबैकल होता है. 60 years लेटर वी कैन टेक रीअश्योरेंस फ्रॉम द फैक्ट कि इंडिया और हमारी आर्म्ड फोर्सेज में मॉडर्नाइजेशन हुआ है. देयर विल बी नो रीप्ले ऑफ द 1962 डिबैकल. लेकिन अगर हम चाइना को देखें तो चाइना तो बेसिकली यहाँ पर अलग लेवल पर पहुँच चुका है. चाइना इन इट्स इंटररेग्नम has seen phenomenal economic, technological and military growth and basically China तो अब USA की जो global pole position है इसको वाई कर रहा है. Today the Chinese threat hangs like a sword
दे हैव इम्पोज्ड अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन। अब चाइना ने हमारे ऊपर कैसे ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन डाल दिया है, तो बेसिकली गलवान वैली क्लैश हुए हैं, तो वहाँ पर हमें अपने जो ट्रूप्स हैं उनका डिप्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश में हमें अपना डिप्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना पड़ा, हमें काउंटर मोबिलाइजेशन करना पड़ रहा है फोर्स का, जो हमारा डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। एनालिसिस इंडिकेट्स दैट द कंट्रीज पोस्ट कोविड फाइनेंशियल सिचुएशन एंड डिप्रेस्ड जीडीपी ग्रोथ रेट्स विल नॉट परमिट एनी सिग्निफिकेंट हाइक इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। तो अगर आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे तभी आप अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर सकते हो। रिजम्पशन ऑफ रॉबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इज द ओनली पेनेशिया फॉर द गन्स वर्सेस बटर डिलेमा जो कि इंडिया फेस करता है। तो हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। एंड बेसिकली ऑथर ने क्रिटिसाइज किया है कि यहाँ पर जो इल कंसीव्ड एंड इल टाइम्ड स्कीम्स हैं जैसे कि अग्निपथ एंड कि हम मिलिट्री हार्डवेयर को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, हम इसको इंडिया में ही बनाएंगे। तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि आप बहुत कम समय में तो सेल्फ रिलायंस अचीव कर नहीं लोगे, आप बहुत कम समय में तो आत्मनिर्भर बन नहीं जाओगे। तो ऐसे में साथ साथ आपकी जो इफेक्टिवनेस है ये भी इरोड हो रही है, जो आपकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है ये इरोड हो रही है। तो आपको बेसिकली सोच समझ कर कोई भी स्टेप लेना है। देयर एग्जिस्ट मोर देन एडिक्वेट स्कोप फॉर इफेक्टिव सेविंग्स। तो कैसे यहाँ पर सेविंग्स की जा सकती हैं? जो वेस्टफुल नॉन एसेंशियल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इसके ऊपर कट डाउन करने की ज़रूरत है। जो वोट लेने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। एंड जो आइडियल एसेट्स हैं उनको यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, उनका मोनेटाइजेशन कर देना चाहिए। एक ऑथर ने यहाँ पर क्वेश्चन ये उठाया है, क्या जो रूलिंग एलीट है, क्या जो हमारी सरकार है उसको ये पता है कि चाइना क्यों ये सब स्टेप्स ले रहा है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर ईस्ट में ट्रांसग्रेशन कर दिया, वेस्टर्न सेक्टर में ट्रांसग्रेशन कर दिया। डज अ रूलिंग एलीट नो व्हाट इज ड्राइविंग चाइनाज डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री बेलिकोसिटी? वाई आर मिलिट्री कमांडर्स नेगोशिएटिंग? और हमारे डिप्लोमेट्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? अभी तक यहाँ पर नेगोशिएशन पूरा क्यों नहीं हो पाया है? व्हाट इज आर काउंटर स्ट्रैटेजी टू डिटर चाइना? तो हम चाइना को कैसे डिटर करने वाले, उसके लिए क्या हमारे पास काउंटर स्ट्रैटेजी है? पार्लियामेंट पूरी तरीके से डार्क में है, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं किया जा रहा है इसको लेकर। द आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चंस तो ये है हमारे इलाबरेट नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस के पास, whose apex sits the 4-member cabinet committee on security जिसको कि चेयर किया जाता है by our prime minister. This committee, provided it meets when required, is meant to be the final arbiter on all matters of national security. Also in places are bodies जैसे कि National Security Council, Strategic Policy Group and the National Security Advisory Board. Given this elaborate setup, it is perplexing कि इंडिया के पास कोई चाइना स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है ही नहीं। एंड अभी इंडिया को फॉर्मुलेट करनी है अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। एनएसएस वुड स्पेल आउट नेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की हमारे नेशन के सिक्योरिटी गोल्स क्या होने वाले हैं। डिप्लोमेट्स एंड कमेंटेटर्स एट्रीब्यूट द डिसमल स्टेट ऑफ सिनो इंडियन रिलेशंस टू मिसपरसेप्शंस एंड ट्रस्ट डेफिसिट। एंड जो शी जिनपिंग है ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हेजेमोनिक है। एंड इनके हेजेमोनी से आप ये पता कर सकते हो कि इंडिया इनके लिए सिर्फ एक हिंड्रेंस है जिसको कि ये ख़त्म करना चाहते हैं। इन शी जिनपिंग्स हेजेमोनिक ग्रैंड स्ट्रैटेजी ही सीज इंडिया स्पेशली इफ इट एक्वायर्स एलाइज एज अ रीजनल हिंड्रेंस जिसको कि कर्व करने की ज़रूरत है। चाइना ऐसा सोचता है। हिज कंपल्शन इन सियाचिन इज टू प्रिवेंट द इंडियन आर्मी फ्रॉम डोमिनेटिंग हाईवे 219 एंड जो बेसिकली चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसको इंटरफेरेंस से चाइना बचाना चाहता है। skirmishes and territorial creep in Ladakh and Arunachal are meant to keep India distracted and off balance. तो बेसिकली ये हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं। वाइल द मिलिट्री मस्ट बी अलाउड टू सीक टैक्टिकल एडवांटेज, इट इज़ ऑल्सो टाइम फॉर इंडिया कि हमें अपने डिप्लोमेटिक गेट्स को शिफ्ट करना चाहिए प्रोएक्टिव। तो अभी हम रिएक्टिव हैं कि जैसे चाइना ने ट्रांसग्रेशन कर दिया उसके बाद हम कोई एक्शन लेते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देते हैं। तो हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। एंड जो हम चाइना से इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ना इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। ट्रेड डेफिसिट $70 बिलियन का हो गया है। इट इज़ ऑल्सो टाइम टू ब्रेक आवर साइलेंस एंड कैनवास इंटरनेशनल ओपिनियन वाया द UN, G20 एंड अदर इंटरनेशनल फोरम्स। और चाइना को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है कि चाइना नेगोशिएटिंग टेबल पर आए। द सीनो इंडियन बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो कि 30 साल पुराना हो चुका है, तो ज़रूरी ये है कि वापस से कुछ चेंजेस किए जाएँ। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई नो टैरिफ वॉल्स। तो हमने बेसिकली डिस्कस किया था जो इंडिया है उसका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि एक्सपोर्ट्स को पुश किया जाए एंड इम्पोर्ट्स को डिसइंसेंटिवाइज किया जाए। तो उसके लिए ड्यूटीज़ को रेज कर दिया जाएगा और नॉन असेंशियल गुड्स। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है
कि ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये प्रोटेक्शनिज्म है। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है कि आत्मनिर्भरता के नाम पर आप यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हो। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर इज प्लानिंग टू रेज इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन ऑल नॉन एसेंशियल आइटम्स बट दोज फॉर विच एडिक्वेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एग्जिस्ट। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि आप अपनी मेच्योर इंडस्ट्री को क्यों प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। तो मेच्योर इंडस्ट्री जो है उसको कंपटीशन फेस करने दो ना, उसको क्यों प्रोटेक्ट करना है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप नॉन एसेंशियल आइटम्स के ऊपर ड्यूटी को रेज करना चाहते हो। Infant industries apart, import substitution was another rationale for protectionism offered by Nehruvian era policymakers। और ये करने की जरूरत नहीं है। ट्रू आत्मनिर्भरता लाइज इन इंडिया कि इंडिया सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस ना करे, इंडिया वर्ल्ड के लिए प्रोड्यूस करे और हम एक्सपोर्ट करके उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करें। While the Modi government's production-linked incentive scheme is to invite investments from both domestic and foreign manufacturers, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टैरिफ वॉल्स को इरेक्ट कर दोगे to ward off import competition। आत्मनिर्भरता should not become a backdoor entry for protectionism। तो बेसिकली ऑथर ने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि अगर आप यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी को रेज करोगे तो उसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हो, आप अपनी मेच्योर इंडस्ट्रीज को जो कंपटीशन है उससे सेव करना चाहते हो। तो ये नहीं करना आपको। बेसिकली जो आपकी मेच्योर इंडस्ट्रीज हैं उनको कंपटीशन फेस करने दो। बैटल फॉर बेलगावी, तो बेलगावी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एंड इसके लिए 1966 में महाजन कमीशन बनाई गई थी एंड महाजन कमीशन ने कर्नाटक के फेवर में रूल किया था। अब हम चलते हैं आगे, जुडिशियल इंडिपेंडेंस अबव ऑल। तो यहाँ पर बात की गई है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। इन February 1970 स्वामी केशवानंद भारती, हेड ऑफ द मठ इन केरला, फाइल्ड अ पिटीशन विद द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने केरला गवर्नमेंट के अटेम्प्ट को चैलेंज किया था कि जो केरला गवर्नमेंट है ये बेसिकली यहाँ पर जो मठ मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। 3 years later द सुप्रीम कोर्ट विद अ 7-6 मेजॉरिटी आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एम्फेसाइजिंग कि जो पार्लियामेंट है, जो पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, इन पर्टिकुलर इट्स की प्रिंसिपल्स एंड आर्किटेक्चर। फिर यहाँ पर ये बताया गया इमरजेंसी के दौरान इन पर्टिकुलर A.N. रे को अपॉइंट कर दिया गया एज चीफ जस्टिस बाय द प्रेसिडेंट और 3 जो जजेस थे उनसे जो सीनियर थे उनको सुपरसीड कर दिया गया। ही वॉज नोटेड एज वन ऑफ द जजेस जिन्होंने केशवानंद जजमेंट को साइन नहीं किया था। अंडर हिम द लैंडमार्क जजमेंट वॉज रीविजिटेड विद अ बेंच ऑफ 13 जस्टिसेस एंड बेसिकली इसके लिए कोई रिव्यू पिटीशन भी फाइल नहीं की गई थी, सिर्फ ओरल रिक्वेस्ट पर ये यहाँ पर रिव्यू होना स्टार्ट हो गया था। तो बेसिकली ऑथर ने ये बताया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बेसिकली ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इसने यहाँ पर हमें ऑटोक्रेसी से बचाया और हमारी डेमोक्रेसी को सेव किया। रिसेंटली देयर हैज बीन कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन द सेंटर एंड द जुडिशरी ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड 217 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 हाईलाइट करता है एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो इसको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स जो कि नेसेसरी हैं। सिमिलरली फॉर हाई कोर्ट्स आर्टिकल 217 क्लॉज 1 हाईलाइट्स दैट एवरी जज ऑफ ए हाई कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो बेसिकली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा एंड प्रेसिडेंट यहाँ पर कंसल्टेशन करेंगे जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ एंड जो स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे यहाँ पर कंसल्टेशन करेंगे जो कि उनको ज़रूरी लगता है। सिमिलरली फॉर हाई कोर्ट्स एवरी जज ऑफ ए हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट यहाँ पर कंसल्टेशन करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, स्टेट के गवर्नर के साथ एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के साथ। एंड बाद में कलेजियम सिस्टम इवॉल्व होता है हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो उसके लिए 3 जजेस केस होते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। करंटली द सेंटर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशंस जो कि यहाँ पर कलेजियम सिस्टम देता है। तो कलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन को सेंटर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर रिकमेंडेशंस को रीट्रेट किया जाता है देन द एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू एक्सेप्ट। However, if a recommendation was reiterated, the government was obliged to accept it। लेकिन recently क्या हुआ, कलेजियम ने अपनी recommendations को reiterate किया लेकिन basically उसके बाद भी सेंटर ने अपॉइंटमेंट नहीं किया। More recently, this consensus has given way to a stalemate as the center stalls recommendations reiterated by the collegium। The net effect of this historic tussle between the independent judiciary and
overweening center has been a decline in the capacity of India's judicial system. ऑफ कोर्स जुडिशियल रिफॉर्म की ज़रूरत है. अगर हम बाकी कंट्रीज़ में देखें तो बाकी कंट्रीज़ अपने जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल इन इटली अपॉइंटमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर एंड द सुप्रीम कोर्ट, और हर एंटिटी 5 जजेस को नॉमिनेट करती है. यूएस में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा एंड जो सेनेट है ये अप्रूव करता है वाया मेजॉरिटी वोट. जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट. Naturally, this can lead to a partisan judiciary. Beyond this, judicial elections भी कराए जाते हैं. अब जुडिशियल इलेक्शंस में प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली जो जजेस होंगे फिर वो पॉपुलिस्ट जजमेंट्स देंगे जो कि लोगों को खुश करें, ना कि जो मॉरली करेक्ट हों. तो जजेस क्या करेंगे, अगर इलेक्शंस होने लगेंगे पॉपुलिस्ट जजमेंट्स देने लगेंगे, लोक लुभावन वाले जजमेंट्स देने लगेंगे. फिर यहाँ पर जुडिशियल कमीशन की बात की गई तो सेंटर ने पुश किया था फॉर अ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स टू बी कंडक्टेड वाया जुडिशियल कमीशन. उसके लिए एनजेएसी लेकर आया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था. फर्दर रिफॉर्म कैन बिल्ड ऑन दिस. द कलेजियम सिस्टम कैन कंटिन्यू. हाउएवर अ सेक्रेटेरिएट में बी एम्पावर्ड टू सेलेक्ट एंड रिकमेंड कैंडिडेट्स. और सेक्रेटेरिएट में करंट जजेस हो सकते हैं, बार एसोसिएशन के मेंबर्स हो सकते हैं एंड लॉ मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं. Beyond judicial appointments, there is a clear need for having a new court of appeal. तो बेसिकली ऑथर का ये कहना है जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली कोर्ट ऑफ अपील नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ऑफ अपील के लिए आप यहाँ पर एक सेपरेट फेडरल कोर्ट ऑफ अपील बना दो. एंड जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कभी अपील सुनने के लिए बनी ही नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट वॉज नेवर इंटेंडेड टू बी अ रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स इन हाई कोर्ट्स. द सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट बी हियरिंग बेल एप्लीकेशंस. इसकी वजह से पेंडेंसी भी इंक्रीज होता है. इंस्टेड एज रिकमेंडेड बाय द लॉ कमीशन वी नीड टू हैव अ फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स और जिसकी ब्रांचेस हो इन मेजर मेट्रोज. मीनवाइल द सुप्रीम कोर्ट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. एंड यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. डूइंग दिस यहाँ पर केसेस भी कम होंगे एंड पेंडेंसी भी कम होगी. एडिशनली वी मस्ट पुश कि यहाँ पर जो जजेस की रिटायरमेंट एज है ये सबके लिए 65 हो, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो. एंड पोस्ट रिटायरमेंट एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए कि रिटायरमेंट के 3-4 साल तक यहाँ पर कोई भी अपॉइंटमेंट आप नहीं ले सकते हो गवर्नमेंट में. पोस्ट रिटायरमेंट देयर शुड ऑल्सो बी अ मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर जजेस टू बी नॉमिनेटेड टू रोल्स इन गवर्नमेंट. जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए. एनी अपॉइंटमेंट मस्ट इंश्योर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, fostering a judiciary which at an individual and systemic level is independent from other branches of the government. तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. अब हम चलते हैं आगे. शेयर बायबैक्स वाया स्टॉक एक्सचेंजेस टू बी फेज्ड आउट. तो यहाँ पर सेबी ने बेसिकली डिसाइड किया है कि जो शेयर बायबैक होता है इसको स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू फेज आउट किया जाएगा. अब इसको स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू फेज आउट क्यों किया जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पर सेबी का ये मानना है कि इससे फेवरेटिज्म हो सकता है. The other routes are vulnerable to favoritism because nobody really knows that in the exchange mechanism when the company is going to come in order to buy back shares. और हो सकता है कि कुछ कम लोगों के बारे में ही इसको पता चले and benefits सिर्फ उन कम लोगों तक ही पहुंच पाएं. तो we feel that the tender route is the more equitable route for buybacks. The other routes are vulnerable to favoritism because nobody really knows that in the exchange mechanism when the company is going to come in order to buy back shares and only few people may be aware of it and benefits may flow to those few people. तो ये यहाँ पर सेबी का डिसीजन है कि जो बायबैक है ये बेसिकली यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज रूट से जो होता है इसको फेज आउट किया जाएगा. एंड यहाँ पर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है. अगर आपको पता है कि MIIs क्या होते हैं देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. तो MIIs को कैटेगराइज किया जाएगा 3 वर्टिकल्स में: क्रिटिकल ऑपरेशंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर फंक्शंस. तो यहाँ पर MIIs के जो फंक्शंस है उसको यहाँ पर कैटेगराइज करने की बात की गई है. तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था बेसिकली. अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो. ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम रखना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्रिवेसी सेटिंग्स. फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स. वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID. सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है. आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है. आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे एंड जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उसको डिटेल में कवर किया जाएगा. एंड ये सीरीज प्रीलिम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी एंड मेंस के लिए भी हेल्पफुल रहेगी. इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ. यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID, telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस. तो फर्स्ट पेज पर हमने NPS के बारे में डिस्कस किया है कि एजुकेशन
सेक्टर में बेसिकली जो NPAs हैं ये लो वैल्यू लोन्स हैं जो कि बेसिकली सेकेंडरी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को दिया गया। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। तो गोल्डन क्रिसेंट में आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, एंड गोल्डन ट्रायंगल में आता है थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस। 2023 को यूएन ने डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ मिलेट एंड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का वर्ल्ड में। फिर हमने बेलगावी के बारे में डिस्कस किया। देन हमने प्रोजेक्ट 75 के बारे में डिस्कस किया विच इंक्लूड्स इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सबमरीन्स एंड इन सबमरीन्स कौन कौन सी है सबमरीन्स? INS कालवारी, INS खांडेरी, INS करांच, INS वेला, INS बख्शीर एंड INS वगीर। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हनुक्का के बारे में हमने डिस्कस किया। देन चाइना में जो वायरस है ये क्यों फैल रहा है तो उसके रीज़न हमने डिस्कस किए। पहली चाइना की जीरो कोविड स्ट्रैटेजी एंड दूसरा जो चाइना की वैक्सीन है उसकी यहाँ पर इफेक्टिवनेस के ऊपर बड़ा क्वेश्चन है। द बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट, तो यहाँ पर हमने CBD के बारे में डिस्कस किया। कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या है, नागोया प्रोटोकॉल क्या है, एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो अभी फाइनलाइज किया गया है ये क्या है। एंड COP15 2 फेजेस में हुई, एक फेज़ हुआ कनमिंग चाइना में एंड दूसरा फेज़ रिसेंटली मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। डच हिस्ट्री ऑफ स्लेव ट्रेड एंड वाई द कंट्रीज PM हैज़ अपोलोजाइज्ड, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। एंड हाँ, एक पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया। बेसिकली जो नीदरलैंड की गोल्डन एज आई थी ना, द पीरियड रफली बिटवीन 1585 to 1670, ये सिर्फ यहाँ पर स्लेव ट्रेड की वजह से आई थी। द सेंचुरीज ऑफ स्लेव ट्रेड फंडेड व्हाट इज नोन एज द नीदरलैंड्स गोल्डन एज, द पीरियड रफली बिटवीन 1585 to 1670 व्हेन ट्रेड, आर्ट, साइंसेज, मिलिट्री सब कुछ फ्लरिश हुआ था कंट्री में। अब हम चलते हैं आगे। 60 years ऑन द चैलेंज, तो यहाँ पर चाइना की बात की है। जो यहाँ पर चाइनीज़ प्रीमियर हैं, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है, ये बहुत ज़्यादा हेजेमनिक हैं और ये इंडिया को एक हिंड्रेंस की तरह देखते हैं और इस हिंड्रेंस को ये कर्व करना चाहते हैं। एंड जो हमारी रूलिंग एलीट है उसको कोई आइडिया नहीं है कि चाइना को कैसे हमें रोकना है। जो चाइना यहाँ पर ट्रांसग्रेशंस कर रहा है, जैसे कि वेस्टर्न सेक्टर में चाइना ने ट्रांसग्रेशन किया, ईस्टर्न सेक्टर में चाइना ट्रांसग्रेशन कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना है? नो टैरिफ वॉल्स। तो बेसिकली ऑथर ने ये कहा है कि आप यहाँ पर प्रोटेक्शनिज्म मत करो। आप ये कह रहे हो कि आप यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी को रेज करोगे इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए, तो दिस इज़ नॉट द राइट डिसीजन कि आप अपनी मिच्योर इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो फ्रॉम कंपटीशन। नेक्स्ट हमने बेलगावी के बारे में डिस्कस किया, महाजन कमीशन के बारे में डिस्कस किया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस अबव ऑल। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है एंड NJAC लाया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो क्या किया जा सकता है? तो ऑथर ने बेसिकली यहाँ पर सजेशन दिया है कि एक सेक्रेटेरिएट को स्टाफ कर सकते हो विद करंट जजेस, मेंबर्स ऑफ द बार एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉ मिनिस्ट्री एंड लेमैन, एंड शुड पुश फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सोसाइटी इन द जुडिशरी। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखो तो आपको सिर्फ 3 women एंड 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस मिलेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट। बियॉन्ड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, एक नई कोर्ट ऑफ अपील को लाने की ज़रूरत है एंड आप एक फेडरल कोर्ट ऑफ अपील बना सकते हो जिसकी ब्रांचेस हो सकती हैं इन मेजर मेट्रोज। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है कि जो शेयर बायबैक्स होते हैं वाया स्टॉक एक्सचेंजेस, तो इसको यहाँ पर फेज आउट किया जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।